Hello, welcome back to my YouTube channel. I am Sajad sir. Today we have a topic that is conservative and non-conservative force. First of all, you have a conservative force. What is conservative force? Work done against the force which depend on initial and final position of the body and doesn't depend on the path followed by a body. That force is known as conservative force. एक ऐसी फोर्स जिसकी वजह से जो वर्डन होता है एक बॉडी पर, वो वर्डन डिपेंड करेगा बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर, और वो वर्डन डिपेंड नहीं करेगा, जो हम एक बॉडी पर वर्डन करेंगे वो डिपेंड नहीं करेगा कि बॉडी कौन सा पाथ फॉलो करती है। और जिस फोर्स की वजह से ऐसा वर्डन होता है उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। तो वही यहां पर लिखा है मैंने, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, देन सच अ फोर्स इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए, आपको कहूंगा मैं, ये एक पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है। जब हम एक बॉडी पर वर्डन करेंगे, वर्डन ऑन अ बॉडी, किसी एक बॉडी पर वर्डन होगा किसी एक फोर्स की वजह से। ये फोर्स हमने अप्लाई की, बॉडी को ए से बी हमने पहुंचाया, ये एक पाथ है। दूसरा पाथ ये हो गया हमारे पास, ये पहला पाथ, ये दूसरा पाथ, और तीसरा पाथ हो गया ये हमारा। तो यहां पर देखिए, तीन पाथ पर हम एक बॉडी को मूव कराएंगे हम। एक ये वाला पाथ, दूसरा ये वाला पाथ, और तीसरा ये वाला पाथ। तो जिस फोर्स की वजह से एक बॉडी पर वर्डन होगा और बॉडी जो है ये वाला पाथ फॉलो करेगी, या ये वाला बीच वाला पाथ फॉलो करेगी, या नीचे वाला पाथ फॉलो करेगी, इसका मतलब यहां पर बॉडी जो है डिफरेंट पाथ्स फॉलो कर रही है। हाँ, बॉडी का इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है, समझा? यहां पर देखिए, ए से बॉडी निकली है और बी पर पहुंची है। ये वाला पाथ फॉलो करो, या ये वाला पाथ फॉलो करो, या ये वाला पाथ फॉलो करो। आप पाथ डिफरेंट फॉलो कर रहा है, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है। इसका मतलब वर्डन हो रहा है एक बॉडी पर, क्योंकि हमने उस पर फोर्स अप्लाई की एक बॉडी पर, और उसने ये वाला पाथ फॉलो किया, या ये वाला पाथ फॉलो किया, या ये वाला पाथ फॉलो किया। तो जो फोर्स होती है, जिस फोर्स की वजह से एक बॉडी पर वर्डन होता है, और बॉडी जो है वो डिपेंड नहीं करती है बॉडी के पाथ पर, इस पर डिपेंड नहीं करेगी उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है, पाथ फॉलो किया है, सिर्फ वो डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। तो उस फोर्स को क्या कहा जाता है? कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। जिस फोर्स की वजह से ऐसा वर्डन होता है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, दैट फोर्स इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स की आपके पास एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे आपके पास यहां पर भी अभी मैं प्रूफ हम इसका निकालेंगे हम। जैसे एग्जांपल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये भी आपके पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स है, वो भी हमारे पास क्या है? वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये हमारे पास वो फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से अगर वर्डन होता है तो वो वर्डन जो है बॉडी के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब हम इसी कंजर्वेटिव फोर्स का प्रूफ निकालेंगे। हम एक बॉडी पर वर्डन करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास जो है कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है, इसका प्रूफ हम निकालेंगे। हम एक बॉडी पर वर्डन करेंगे हम। तो देखिए, यहां पर पहले ही मैंने रिप्रेजेंट करके रखी हैं, और यहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज करेंगे। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर हमने एक बॉडी को रखा है जिसका मास m है, समझे आप? तो सबसे पहले हम जब इसका प्रूफ निकालेंगे क्योंकि हम प्रूफ निकालेंगे कंजर्वेटिव फोर्स का, तो यहां पर आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। हम वर्डन करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए, वर्क डन टू रेज अ बॉडी
फ्रॉम F to G। देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर हमारे पास बॉडी है जिसका मास m है, और यहां पर हम कहेंगे बॉडी की पोजीशंस क्या है, हम कहेंगे F है। तो वहां से हमने बॉडी को उठाया और कहां पर पहुंचाया, हमने G पर पहुंचाया। इसका मतलब यहां पर वर्डन किया हमने, बॉडी को हमने उठाया F to G, F से G तक पहुंचाया अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। Fg से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, Fg हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इस बॉडी पर वर्डन करेंगे, हम बॉडी को उठाया हमने ऐसे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां की तरफ होगी, नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ होगी, ऊपर की तरफ। जितनी इस बॉडी की हाइट होगी, F से हमने G तक पहुंचाया हमने बॉडी को, हाइट इसकी कितनी हो गई h, जितनी इस बॉडी की हाइट होगी, किस हाइट पर हमने इसको पहुंचाया, उतनी ही इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होगी। क्लियर हो आपको? तो यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां की तरफ होगी, नीचे की तरफ। तो आपको पता होगा ये वर्डन हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये वर्डन हमारे पास mgh के इक्वल होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि आपको पता है वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ये मैंने पढ़ा है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास, हमने F से G लिया, डिस्प्लेसमेंट h, समझे आप, और ये आपको पता है डॉट प्रोडक्ट को वेक्टर है, तो F d cos थीटा होता है ये, तो यहां पर cos थीटा भी यूज करेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, तो यहां पर थीटा कितना पुट करेंगे, 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर h लिखा मैंने, और फोर्स कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इस बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होती है, दैट इज mg के इक्वल होती है। क्लियर आपको? तो वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होगा हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर आपको? तो जितना बॉडी का वेट होता है उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg के इक्वल आएगी। तो इसका मतलब वर्क जो हमारा फोर्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, mg, और h यहीं पर हमारे पास है, cos 180 होता है -1 के इक्वल, तो वर्क आपके पास किसको ला रहा है, माइनस mgh, समझे, माइनस mgh। ये वर्डन हुआ हमारे पास, जो वर्डन हमने किस पर किया, एक बॉडी पर किया हमने, F से G पहुंचाया, और वर्डन कितना आया, माइनस mgh। यहां पर माइनस नहीं लिखा मैंने, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है वर्डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो नेगेटिव होता है जब हम बॉडी को रेज करते हैं अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहां पर आप नेगेटिव भी लगा सकते हो, माइनस साइन भी आप यूज कर सकते हो, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही करेक्ट हमारे पास है, क्योंकि ये वर्डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपके पास आएगा माइनस mgh। क्लियर आपको? माइनस mgh लिखो या mgh लिखो आप, लेकिन माइनस mgh जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो ये हमने लिया, हमने ये आपके पास जो है जब हमने बॉडी को अब F to G पहुंचाया। अब यही हाइट यहां पर देखिए, यही मास, यही बॉडी हमारे पास जो है उतनी हाइट कवर कर रही है जितनी यहां पर हाइट कवर की है बॉडी ने, F से G जाने में उतनी हाइट यहां पर बॉडी ने भी कवर की है, इस बॉडी ने कवर की है F to A to E जाने में, हाइट उतनी होगी। लेकिन यहां पर बॉडी जो है वो डिफरेंट पाथ फॉलो करेगी, पहले A to B जाएगी, फिर B to C जाएगी, फिर C to D जाएगी, फिर D to E आएगी। इसका मतलब यहां पर हमारे पास बॉडी के डिफरेंट पाथ हैं, और यहां पर डिफरेंट पाथ फॉलो किए हैं, उसके बाद हमारे पास बॉडी ने उतनी ही हाइट अटेंड की है जितनी यहां पर हाइट अटेंड की थी। लेकिन यहां पर वो डिफरेंट पाथ फॉलो करके उसी हाइट को उसने अटेंड किया है, उसी हाइट को उसने कवर किया है। तो अब हम, ये हमारे पास पहली पोजीशन है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे हम, ये तो हमारे पास स्ट्रेट जब हमने बॉडी को F to G पहुंचाया। अब हम डिफरेंट पाथ ले लेंगे हम, यहां पर भी हम वर्डन निकालेंगे हम। तो देखिए अलोंग डिफरेंट पाथ, ये हम डिफरेंट पाथ हम यूज करेंगे फ्रॉम A to E। हम A to E जा रहे हैं, हम सेम हाइट कवर कर रहे हैं, लेकिन अलोंग डिफरेंट पाथ। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम
वर्डन निकालेंगे हम, यहाँ पर छोटे छोटे वर्डन निकालने पड़ेंगे हम। पहले बॉडी को ए से बी लिया गया है, राइज किया गया है, कितनी हाइट ली गई है, h1 हाइट पर, समझा। इसका मतलब पहले हम वर्डन निकालेंगे व्हेन अ बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी। तो पहला पॉइंट इसका निकालेंगे हम। तो पहला वर्डन जो हमारे पास इसका क्या होगा, वर्क डन टू रेज अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी। तो जब हम बॉडी को ए टू बी राइज करेंगे हम, तो यहां पर वर्डन कितना होगा, इस वर्डन को हम W1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वर्डन किसके इक्वल होगा, आपको पता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फोर्स कितनी होगी, mg होगा हमारे पास, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है ए से बी तक जाने में, जितनी इसकी हाइट होगी h1। तो इसका मतलब वर्डन जो होगा हमारे पास, पहला वर्डन आपके पास आ रहा है व्हेनेवर अ बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी, तो वहां पर आपके पास जो है वर्डन कितना आ रहा है, आपके पास mg h1 आ रहा है आपके पास। इस इक्वेशंस को हम इक्वेशंस फर्स्ट ले लेंगे हम। तो पहला पाथ हमने लिया, पहला पाथ जो बॉडी ने कवर किया है जब बॉडी ए से बी गई। उसके बाद बॉडी जो है वो बी टू सी जा रही है। तो देखिए अब हमारे पास दूसरा पाथ जो है, हमारे पास जो दूसरा पॉइंट ले लेंगे, दूसरा पार्ट ले लेंगे हम इसका, तो वो हमारे पास दूसरा पार्ट क्या है, फ्रॉम बी टू सी। अब वर्डन हम कैलकुलेट करेंगे बी टू सी। पहले हमने ए टू बी कैलकुलेट किया तो mg h1, अब बी टू सी। तो जब हम बी टू सी जा रहे हैं तो वर्डन किसके इक्वल होगा, उसको हम W2 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, mg। तो आपके पास फोर्स आ गया। तो यहां पर देखिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुई कि नहीं हुई, क्योंकि यहां पर आपने ये ख्याल रखना है, जो हम वर्डन निकाल रहे हैं वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं हम। ग्रेविटेशनल फोर्स जब बॉडी यहां पर पहुंचेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां की तरफ होगी, नीचे की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां की तरफ है, वहां की तरफ, समझा। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब ऊपर की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, ऐसे ऊपर की तरफ कोई तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रही है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो हम बात करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है कुछ नहीं है, क्योंकि इसके वर्टिकल हाइट में हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रही है, ऊपर की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि बॉडी आगे जा रही है न कि ऊपर जा रही है। इसका मतलब यहां पर जो h जो होगा वो क्या होगा, h यहां पर 0 होगा। तो इस केस में यहां पर हमारे पास h जो होगा वो 0 होगा। h क्यों 0 होगा, क्योंकि बॉडी ने ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है, आगे गई है बॉडी बी टू सी। जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस जो है, वर्टिकल डिस्टेंस ने कवर कुछ नहीं किया। इसका मतलब यहां पर डिस्टेंस जो होगा वर्टिकल डिस्टेंस होगा, जब बॉडी बी टू सी जाएगी तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, वो 0 होगा। इस वजह से हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर क्या होगी, नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। तो यहां पर हमारे पास अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेनेवर बॉडी गोज फ्रॉम बी टू सी, तो यहां पर वर्डन क्या होगा, वो 0 होगा। एक तो ये रीजन भी है, इस रीजन के से भी आप कह सकते हो, आप जब बॉडी बी टू सी जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या, वर्डन क्या होगा, 0 होगा। तो दूसरा प्रूफ भी है आपका यहां पर वर्डन 0 करने के लिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ और हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ। तो आपको पता है वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट बी टू सी, डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ और हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, तो एंगल कितना बन रहा है यहां पर, वो 90 डिग्री। तो एंगल जब 90 डिग्री होगा तो एफ डी कॉस 90, कॉस 90 जो होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। तो 0 को एफ डी के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो 0 हो जाएगा। तो इसके जरिए से यहां पर भी आप कह सकते हो, आप ये इस फार्मूले को भी आप यूज कर सकते हो आप, और आप वर्डन निकाल सकते हो कि हमारे पास जब बॉडी बी टू सी जाएगी तो आपका वर्डन जो होगा वो 0 होगा। तो ये वाला फार्मूला यूज करें या ये वाला फार्मूला यूज करें, तो हमारा वर्डन जो होगा व्हेनेवर बॉडी गोज फ्रॉम बी टू सी, वर्डन आपका जो होगा वो 0 होगा। तो ये हमने सेकंड वर्डन निकाला हमने, व्हेनेवर बॉडी फॉलो अ डिफरेंट पाथ, जब बॉडी जो है वो डिफरेंट पाथ फॉलो करेगी तो वहां पर हमारे पास वर्डन जो होगा वो क्या होगा, वो यहां पर बी टू सी में वर्डन 0 है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, क्योंकि डिफरेंट पाथ पर हम जा रहे हैं फ्रॉम सी टू डी। अब फ्रॉम सी टू डी,
समझने की बात है। जब C टू D जा रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हम W3 लिखेंगे हम, वर्डन बाय दिस पाथ व्हेन आवर बॉडी गोज फ्रॉम C टू D, तो यहां पर mgh3, क्योंकि H1 H2 लिखा है यहां पर मैंने, H3 नहीं H2। तो यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट C टू D वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, तो वो डिस्प्लेसमेंट हुई है यहां पर H2, और यहां पर हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, तो यहां पर आपके पास जो आ जाएगा, हालांकि ये माइनस mgh होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हमारे पास ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ cos 180 जो होता है -1 के इक्वल होता है, तो माइनस mgh2 भी लिख सकते हो आप, माइनस mgh2 भी आप लिख सकते हो आप। तो ये आपके पास हुआ वर्डन व्हेन आवर बॉडी मूव्स फ्रॉम C टू D। यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपके पास आ रही है। इसके बाद बॉडी जो है आ रही है D टू E। तो जब हमारे पास बॉडी D टू E आ रही है, ये हमारे पास फोर्थ वर्डन होगा, तो फ्रॉम D टू E। तो जब हमारे पास बॉडी D टू E आएगी, तो D टू E जब आएगी हमारे पास बॉडी, तो इस केस में हमारे पास वर्डन क्या होगा, D टू E, इस वर्डन को हम W4 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो mg तो होगा ही हमारे पास, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जब हमारे पास बॉडी ऐसे आ रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ तो होगा ही, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द वेट की वजह से होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है। या आप कहोगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट यहां की तरफ, एंगल कितना बनेगा 9 डिग्री, cos 90 होता है 0 के इक्वल, तो हमारे पास जो है ये यहां पर क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो आप ये वर्डन जो होगा जब बॉडी मूव करेगी फ्रॉम D टू E, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, वर्डन 0 होगा। या आप कहोगे वर्टिकल हाइट जो है या वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो क्या है, वो 0 है। तो वो वाला फार्मूला यूज करोगे या क्या आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे आप, तो वर्डन जो होगा हमारे पास 0 ही होगा व्हेन एवर द बॉडी गोज फ्रॉम D टू E। लेकिन वर्डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स भी यहां की तरफ और डिस्प्लेसमेंट यहां की तरफ, तो वहां पर हमारे पास जो है वर्डन 0 नहीं होगा। लेकिन जब बॉडी D टू E आ रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्डन निकालने जा रहे हैं हम, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, तो बॉडी जो है वो आ रही है यहां की तरफ, तो एंगल क्या है, बॉडी यहां की तरफ आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है mg जो है नीचे की तरफ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां की तरफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो आपको पता है वर्क जो होता है वो fd cos 90 होता है 0 के इक्वल, तो fd cos 0 की तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो है व्हेन आवर बॉडी गोज फ्रॉम D टू E, तो यहां पर भी आपके पास वर्डन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। तो ये हमने निकाले डिफरेंट पाथ्स पर। जब बॉडी गोज फ्रॉम A टू E, तो यहां पर डिफरेंट पाथ इसने फॉलो किए, पहले A टू B, फिर B टू C, फिर C टू D, फिर D टू E, लेकिन हाइट उतनी ही अटेंड की जितनी यहां पर अटेंड की थी जब बॉडी F टू G गई थी। यहां पर बिल्कुल वर्टिकली डिस्टेंस कवर किया था, वर्टिकल हाइट इसने डिस्टेंस कवर किया था, हाइट कवर की जो हाइट ली थी, वर्टिकल हाइट जो ली थी इसने, तो लेकिन यहां पर वही हाइट ली इसने, लेकिन डिफरेंट पाथ पर ये इसने डिफरेंट पाथ इसने फॉलो किया इसने। तो अब देखिए पहला केस तो ये था आपका, ये वाला केस, तो दूसरा केस हमारा ये डिफरेंट पाथ वाला था। तो इसमें हमारे पास देखिए आप वर्डन कितने आ रहे हैं, अब टोटल वर्डन निकालेंगे हम, तो टोटल वर्डन कितना हो, किसके ऊपर होगा, वर्डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्डन फ्रॉम B टू C प्लस वर्डन फ्रॉम C टू D प्लस वर्डन फ्रॉम D टू E, तो वो आपके पास टोटल वर्डन निकलेगा व्हेन आवर बॉडी गोज फ्रॉम A टू E। तो देखिए अब हम टोटल वर्डन निकालेंगे आप, तो ये आपके पास जो था, ये आपके पास इक्वेशन सेकंड थी, सेकंड वर्डन हमने जो निकाला था W2 सेकंड इक्वेशंस, ये आपके पास थर्ड वर्डन जो आपने निकाला था, ये अभी आपने निकाला फोर्थ वर्डन, समझे आप। तो ये वाला केस ले लें आप, इसका तो हमें पता है कितना आया था आपके पास वर्डन, mgh के इक्वल आया था, माइनस mgh भी आप लिख सकते हो आप। तो अब हम इसका वर्डन निकालने जा रहे हैं, तो अब टोटल वर्डन निकालेंगे। तो टोटल वर्डन जो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, तो टोटल वर्डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू E, फ्रॉम A टू E, तो टोटल वर्डन किसके इक्वल होगा, टोटल वर्डन को हम
W से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो वो किसको होगा, W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो यहां पर देखिए हमारे पास W1 आपने निकाला था, किसके इक्वल आया था आपके पास, वर्डन इज इक्वल टू W1 आपके पास व्हेन आवर बॉडी गोज फ्रॉम A टू B। इक्वेशन फर्स्ट को देखें आप, तो mgh1 प्लस W2 ये वाला वर्डन B टू C, ये 0 आया था आपके पास, प्लस W3 ये वाला वर्डन, तो ये आपके पास mgh2 आया, प्लस W4 जब बॉडी D टू E आई तो ये आपके पास 0 आया। तो यहां पर देखिए mgh1 प्लस mgh2 यही रहा आपके पास, तो mg को बाहर निकालें आप, तो h1 प्लस h2, तो देखिए h1 ये हमारे पास है यहां से लेकर यहां तक हाइट, इसके बाद h2 ये वाली हाइट, तो h1 प्लस h2 वो किसको होगा, वो h के इक्वल होगा, क्योंकि जितनी दो हाइट्स को जो सेगमेंट्स में हमारे पास इन दो हाइट्स को प्लस करेंगे हम, तो इतनी हाइट बनेगी हमारे पास A टू E। तो जितनी हाइट हमारे पास A टू E तक है उतनी तो हाइट हमारे पास यहां पर भी हमारे पास, जब F टू G गए थे H, इसका मतलब H1 प्लस H2 दिस हाइट प्लस दिस हाइट इज इक्वल टू दिस हाइट, समझे आप। तो वो हाइट कितनी है, H के इक्वल है, इसका मतलब यहां पर वर्क इज इक्वल टू mgh1 प्लस h2 की जगह पर हम h लिखेंगे हम। तो वर्डन जो आपके पास देखिए सेम आ रहा है, यहां पर हमने डिफरेंट पाथ लिए, हमने फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू D, D टू E, डिफरेंट पाथ लिए हमने, लेकिन वर्क डन जो आ रहा है आपके पास सेम आ रहा है। यहां पर एक पाथ था, यहां पर दूसरा पाथ था, ऑन डिफरेंट पाथ पर भी, हालांकि इनिशियल और फाइनल पोर्शंस दोनों की सेम, इनिशियल और फाइनल सेम, लेकिन ये एक पाथ लिया, ये दूसरा पाथ लिया हमने। तो इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन इस इक्वेशंस को देखें आप, इक्वेशन फर्स्ट जो था व्हेन आवर बॉडी गोज फ्रॉम F टू G अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, उस इक्वेशंस को देखें आप, और इस इक्वेशंस को भी आप देख लें, ये इक्वेशन फिफ्थ है। तो इक्वेशन फिफ्थ को भी देखो आप और इक्वेशन फर्स्ट को भी देखो आप, तो वर्क जो आपके पास आ रहा है, ये आपके पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपके पास, वो सेम आ रहा है, क्लियर आपको। तो यहां पर आप देख रहे हो आप, ये वर्डन जो आ रहा है आपके पास, इस वर्डन को हम 5 वर्डन कहेंगे हम। तो वो आपके पास कौन सा वर्डन था, उसको आप ले लो, आप वर्क ए ले लें, आप उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो वर्क ए जो हमारे पास है, जो हम जब हमने बॉडी को F टू G पहुंचाया था, वो वर्क ए है। तो ये आपके पास कितना आ रहा है, वर्क 5, दोनों, वो भी mgh के इक्वल आ रहा है, ये भी mgh के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो है जो हमने वर्डन किया किसके अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्डन किया। तो देखिए वर्डन जब सेम आ रहा है, जो डिपेंड नहीं कर रहा है पाथ पर, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है हमारे पास बॉडी, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोर्शन। इसकी भी इनिशियल और फाइनल पोर्शन सेम थी, इसकी भी वही थी। तो हमारे पास पाथ डिफरेंट थे, लेकिन वर्क जो आ रहा है आपके पास सेम आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट को भी देखें आप और इक्वेशन फिफ्थ को भी देखें आप, mgh वहां पर भी आ रहा था, mgh यहां पर भी आ रहा है, इसका मतलब वर्डन सेम आ रहा है। तो किस फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्डन निकाला, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्डन निकाला। तो आपके पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी, समझे आप। तो क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स इज दैट काइंड ऑफ फोर्स which don't depend on the path of the body which follow, जो हमारे पास बॉडी जो है पाथ फॉलो करती है, only depend on initial and final portion of the body, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोर्शन पर डिपेंड करती है। तो हम कहते हैं यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स जो होगी ये कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो ये हमने इसका प्रूफ निकाला हमने। तो ये था आपका कंजर्वेटिव फोर्स। एक मेन पॉइंट आपको कहूंगा मैं, ये तो हमारा प्रूफ निकल गया कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, उसका प्रूफ भी मैंने निकाल के दिया, क्योंकि वर्डन हमारे पास सेम आ रहा है। अब देखिए, अगर हमारे पास क्लोज्ड पाथ होगा, जैसे हमारे पास जो है क्लोज्ड पाथ ले रहा हूं मैं, बॉडी ए से निकली ऐसे ऐसे, फिर यहां पर बी, फिर बी से डी, फिर डी से फिर वापस ए, तो ये क्लोज्ड पाथ है, समझे आप। तो क्लोज्ड पाथ पर हमारे पास बॉडी जा रही है। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है अनक्लोज्ड पाथ, ये आपने याद रखना है, इनक्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ पर क्या होगा, वर्क डन जो होगा, वर्क डन
बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। ये आपका एक मेन पॉइंट है। अगर आपके पास एक क्लोज्ड पाथ है तो वहां पर हमारे पास जो वर्डन होगा, देखिए क्लोज्ड पाथ वो पाथ हुआ ए से हम निकले, एक फोर्स की वजह, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से हम वर्डन निकाल रहे हैं हम, तो फिर वापस ए पर ही पहुंच गए हम, तो इनिशियल और फाइनल पोर्शन आपके पास सेम आ रही है। तो जब इनिशियल और फाइनल पोर्शन सेम आती है तो हम अगर वर्डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स निकाल रहे हैं हम, तो वहां पर हमारे पास वर्डन क्या होता है, वो 0 होता है। तो इन क्लोज पाथ यही हुआ, जहां से निकले वहीं पर वापस, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा इज 0। ये एक मेन पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। कभी भी अगर आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, इन अ क्लोज पाथ वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है कि नॉन 0 होता है, ये 0 होता है। क्योंकि इनिशियल, अगर आपको पूछा जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोर्शन जो होती है वो सेम होती है। क्लियर आपको? तो ये हमने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा, हमने कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। अब आपके पास है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, देखिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे हम, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को अगर हम डिफाइन करेंगे हम, वर्क डन by a force depend on the path followed by a body. But don't depend on initial and final position of a body. Such force is known as non-conservative force. उस फोर्स को क्या कहा जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है, वर्डन बाय अ फोर्स डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी बट डोंट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोर्शन ऑफ द बॉडी। Such a force is known as conservative force. कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो पाथ पर डिपेंड करती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा मैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो पाथ पर डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है, जो पाथ पर डिपेंड करती है। जैसे अभी एग्जांपल दूंगा आपको मैं, जैसे हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स जो हमारे पास क्या है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये डिपेंड करेगी पाथ पर, समझे आप? जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे हमारे पास बॉडी ए से बी जा रही है। जब बॉडी ए से बी जाएगी, फोर्स अप्लाई की गई है एक्सटर्नल फोर्स से, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी, एस डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इसके अगेंस्ट होती है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है, एफ फ्रिक्शनल जो है, ये इसके अगेंस्ट होती है। बॉडी अगर ऊपर आगे की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अगेंस्ट होती है, एक अपोजिंग फोर्स होती है फ्रिक्शनल फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ और फोर्स यहां की तरफ, तो ये तो अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, इसके अपोजिट में होती है। तो वर्डन आप निकालना चाहोगे आप, तो देखिए हमारे पास वर्डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ डॉट डी होता है। तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स अगर निकालेंगे हम, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्डन, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्डन, तो एफ डी कॉस कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स यहां की तरफ, डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ 180।
तो आपके पास फोर्स वर्डन निकालने जा रहे हैं, सॉरी वर्डन है ये आपका वर्डन, तो वर्डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, तो वर्डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स जो आपके पास आ रहा है cos 180 होता है -1 के इक्वल, तो आपके पास वर्डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स जा रहा है -FD। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, देखिए वर्डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स आपके पास आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वर्डन आ रहा है आपको। तो यहां पर देखिए आपके पास जो है फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वहां की तरफ, तो एंगल कितना बनेगा 1 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपके पास वर्डन जो आ रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स जो आ रहा है आपके पास वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन डिपेंड कर रहा है, देखो यहाँ पर पाथ पर ही डिपेंड कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में होगी, समझा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ है तो एक पाथ पर डिपेंड कर रहा है। देखिए कौन सा पाथ हमारे पास बॉडी फॉलो कर रही है, ना कि ये किसी डिफरेंट पाथ पर फॉलो करेगा, एक फिक्स्ड पाथ है, डिस्प्लेसमेंट वहां की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ की तरफ। तो ये हमारे पास ना कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, बॉडी कहां गई, इसका इनिशियल पोजीशन कहां है, फाइनल पोजीशन कहां है, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगी, समझा। और पाथ पर भी डिपेंड नहीं करेगी, ये कौन सा पाथ फॉलो करेगी, सिर्फ हमारे पास जो है डिफरेंट पाथ, समझे कि पाथ पर तो डिपेंड कर रही है, ये डिफरेंट हमारे पास जो होंगे उसके कौन कौन से पाथ हैं, यहाँ पर जो है ये सिर्फ और सिर्फ पाथ पर डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगी। वो जो था आपके पास जो है कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा था पाथ पर, ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर वहां पर तो हमारे पास बॉडी कोई भी पाथ फॉलो कर रही थी, यहाँ पर लेकिन पाथ जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशंस कोई भी होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो आपको। तो ये हुआ हमारे पास, जब हमारे पास एक ऐसा वर्डन होगा, किस फोर्स की वजह से, वो फ्रिक्शनल, हमारे पास एक ऐसी फोर्स होगी जिस फोर्स की वजह से जो वर्डन होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, पाथ पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो हम कहेंगे वो फोर्स कौन सी है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर होगा आपको। अब यहां पर भी आपके पास एक मेन पॉइंट याद रखना है, अगर आपका पाथ क्लोज्ड होगा, अगर आपका पाथ जो होगा वो क्लोज्ड होगा, तो वर्डन वहां पर क्या होगा, तो देखिए इन क्लोज्ड पाथ, इन क्लोज्ड पाथ, जैसे हमारे पास बॉडी ए से बी पहले गई, फिर वापस आई, समझा, फिर बॉडी वापस आई, ए से बी, फिर बी से ए, वापस आई बॉडी, डिस्प्लेसमेंट उतनी ही हुई, लेकिन जब बॉडी वापस आएगी तो वहां पर भी तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट में होगी, अपोजिट में होगी। यहां पर बॉडी वहां की तरफ जा रही थी, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स यहां की तरफ, जब बॉडी बी पर पहुंची उसके बाद वापस आ रही है, तो जब बॉडी यहां की तरफ आएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स वहां की तरफ। तो यहां पर हमने जो वर्डन निकाला, व्हेन आवर बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी, तो वर्डन जो निकला हमारे पास बाय फ्रिक्शनल फोर्स वो -Fs के इक्वल है। लेकिन यहां पर भी जब हम निकालेंगे हम वर्डन, व्हेन आवर बॉडी गोज फ्रॉम बी टू ए, यहां की तरफ आ रही है, अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स निकाल रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स वहां की तरफ, डिस्प्लेसमेंट यहां की तरफ, तो यहां पर भी वर्डन जो आएगा आपके पास वो नेगेटिव में आएगा। क्लियर आपको। तो देखिए क्लोज पाथ है, टोटल वर्डन अगर निकालना चाहेंगे आप, व्हेन आवर बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी, ये एक वर्डन हुआ, इसको हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये दूसरा वर्डन हुआ F2 हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो टोटल वर्डन आपके पास कितना आएगा हमारे पास, -Fs प्लस -Fs, वर्डन फ्रॉम A to B that is -Fs, वर्डन फ्रॉम B to A that is -Fs, A to B फ्रॉम B to A वापस आ गए, तो -Fs प्लस -Fs, तो वर्डन आपके पास कितना आ रहा है, -2Fs, क्योंकि माइनस में उसका प्लस 2Fs आ रहा है। तो देखिए यहां पर आपके पास वर्डन 0 आया, नहीं आया, इसका मतलब इन अ क्लोज पाथ वर्क डन by conservative force, by conservative force is not equal to 0। यहां से हमारा ये प्रूफ निकला कि
जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हम वर्डन निकालेंगे और पाथ आपका क्या होगा, क्लोज होगा। पहले बॉडी ए से बी जाएगी, फिर बी से ए, वापस उसी पोजीशन पर वापस, इनिशियल और फाइनल सेम होगा, समझा। तो वहां पर आपका वर्डन 0 नहीं आ रहा है, समझा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये है बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी यहां पर लिखा हमने बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वर्डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो इक्वल नहीं होगा 0 के, क्योंकि माइनस एफ एस आ रहा है, माइनस ट्वाइस एफ एस आ रहा है, तो यहां पर आपके पास वर्डन 0 नहीं आ रहा है। वहां पर वर्डन 0 आ रहा था कंजर्वेटिव फोर्स में, जब आपके पास क्लोज पाथ था, समझा। एक क्लोज पाथ में हम वर्डन किया था हमने, तो वहां पर आपके पास वर्डन 0 आया था। यहां पर आपके पास वर्डन 0 नहीं आ रहा है, हालांकि यहां पर भी हमने क्लोज पाथ हुआ, जहां से निकले थे वहीं पर वापस आए। तो टोटल वर्डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। यह अभी मैंने अभी प्रूफ निकाल के दिया कि हमारे पास वर्डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ये था आपका टॉपिक, दैट वाज योर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, गुड बाय, थैंक यू।